चलिए शुरू करें। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? प्रिलिमिनरी। क्या क्या चीजें देखी थी हमने? कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, और कौन सी? सी कंपनी और ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए एक बार क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं, शुरुआत से चलते हैं। यस, एसोसिएट कंपनी, सबसे पहली टर्म एकदम बेसिक वाली क्या थी? कंपनी, बरोबर। इसमें कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है? जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और वो कौन सी कंपनीज रहेगी? जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। इसमें बाहर जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है वो इंक्लूडेड है क्या? वो कौन सी टर्म में इंक्लूडेड थी? द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट शुरू ही यहीं से होता है कि इट इंक्लूड्स द कंपनीज, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या लिखा है? आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ relating to cooperative societies and any other body corporate not being a company defined in this act with central government में। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट प्रिस्क्राइब की है कि मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए, तो वो वाले भी बॉडी कॉर्पोरेट्स। ओके, नेक्स्ट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी देखा था हमने, याद है कि नहीं कुछ? प्राइवेट कंपनी की मतलब क्या था? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। कुछ प्रिस्क्राइब्ड है क्या एक्चुअली वैसे शेयर कैपिटल? नहीं है, परफेक्ट। मेन उसकी कंडीशंस क्या थी? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more पर्सन, यहां पर रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। जो शेयर्स है उसके वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। दूसरा, एक्सेप्ट इन 1 person कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहलाए जाने के लिए। किसी भी कंपनी को बेसिकली प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 200 मेंबर्स। अब ये जो 200 का कैलकुलेशन है इसकी भी कुछ चीजें दी हुई थी। क्या क्या थी वो?
जहां पर भी जॉइंट होल्डर्स है, जहां पर भी जॉइंट होल्डर्स है, वो क्या कंसिडर किए जाएंगे? इंटू 2, वो कंसिडर किए जाएंगे 1। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है एंड मेंबर है, तो वो पर्सन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट में था तब मेंबर बना, अब उसने एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई, उसकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, तो वो कंसिडर होगा क्या मेंबर? नहीं, वो भी कंसिडर नहीं होगा फॉर काउंट ऑफ मेंबर्स। एंड तीसरा एक मेन पॉइंट क्या था? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी इश्यूड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पब्लिक को है वो जो है मतलब इनवाइट नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है। हाँ, आवाज क्लियर है क्या? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी है परफेक्ट। ओके, दूसरा एक देखा था हमने, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो एक होगी, उसके बाद में पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है सर? वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बिल्कुल सही, वैसे ही लिखा है, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और भी लेकिन कुछ एक पॉइंट था उसमें, क्या है? हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली उसका भी कोई शेयर कैपिटल अभी तक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है कोई, ठीक है, ए लिमिटेड, तो ये ए लिमिटेड से फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट कंपनी है, तो ये एक्चुअली मतलब प्राइवेट के लिए जो बेनिफिशियल बेनिफिट्स है या फिर एग्जेम्पशन है वो क्लेम कर सकती है क्या? क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर फिर वो प्राइवेट है तो भी क्या डीम्ड कर ली जाएगी? पब्लिक कंपनी। और ये उल्टा नहीं होता, मतलब अगर पब्लिक कंपनी है उसकी कोई होल्डिंग जो है वो प्राइवेट है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट ही रहेगी, उसको पब्लिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। देन एक टर्म देखा था हमने, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या बोलती है? in relation to another company means a company in which that other company has significant influence। अगर किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में significant influence है तो वो कंपनी क्या रहेगी? अदर कंपनी would be associate of that first company। अब ये significant influence मतलब क्या होता है? significant influence मतलब at least 20% control of voting power। ठीक है, या फिर कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर अग्रीमेंट। और अगर या फिर वो जॉइंट वेंचर है तो उस केस में वो एसोसिएट होगी ही, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। सब्सिडरी कंपनी है तो वो सब्सिडरी गिनी जाएगी, वो एसोसिएट नहीं बोली जा सकती। ठीक है, अभी आते हैं सब्सिडरी पर। सब्सिडरी कंपनी क्या थी? जहां पर एक कंपनी जो है वो होल्डिंग है
इसकी कोई सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी है, ये कब माना जाएगा? जब पहला तो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कंट्रोल कर रही है होल्डिंग कंपनी, तो होल्ड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब the composition of board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company exercise some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority directors। अगर वो कंपनी जो है पूरे या फिर कुछ मेजॉरिटी जो है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो यहां पर बोला जाएगा कि वो कंपनी का क्या है, कंट्रोल है बोर्ड के कॉम्पोजिशन पर। नेक्स्ट, exercises control of more than one half of the total voting power। 50% वोटिंग पावर रहा तो सब्सिडरी होगी क्या? नहीं, मोर देन वन हाफ। मोर देन, ये देखो ये छोटी छोटी चीजें रहती है यहां पर, ठीक है। मतलब लॉ में है ना बहुत सारी ऐसी लिमिट रहती है, कहीं पर दिया हुआ रहता है आपको मोर देन, कहीं दिया रहता है अप टू, कहीं दिया रहता है नॉट एक्सीडिंग, कहीं दिया रहता है मैक्सिमम, मिनिमम। ये सारी चीजें नहीं क्या ध्यान में रखना जरूरी है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स में कभी कभी हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले और उसमें गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। Provided that such class or classes of company as prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। सब्सिडरी जो है वो सब्सिडरी के थ्रू सब्सिडरी बन सकती है, राइट। मतलब ए लिमिटेड होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी है बी, बी की सब्सिडरी है सी, उस केस में ए की सब्सिडरी सी है ऐसा माना जा सकता है, राइट, परफेक्ट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसी लेयर्स जो है उसको लिमिट कर सकती है कि भाई आप मैक्सिमम जो है इतनी ही लेयर्स रख सकते हैं। एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। और ऑब्वियसली अगर हमारे पास में जो मतलब होल्डिंग कंपनी जो शेयर्स होल्ड कर रही है, वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, वो कौन सी फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, मतलब ट्रस्ट की कैपेसिटी में है, कस्टोडियन की कैपेसिटी में है, तो उस केस में वो सब्सिडरी काउंट नहीं की जाएगी। एक देखा था हमने एसोसिएट कंपनी, उसके बाद में एक देखा था सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, देन एक और कौन सा देखा था, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है? कोई तो इसको परफेक्टली बता दो, बस बहुत खुशी हो जाएंगी मेरे को। पार्टली मैं लिखने के कैसे नजरिए से, देखो अपन ने बात की थी कैसा होता है लॉ, उस टाइप से पूछ रहा हूं। ऑनलाइन हाँ, भूल गया आधा नहीं, हाँ, परफेक्ट। स्मॉल कंपनी के लिए जो लिखने के इससे दिया हुआ है ना, मींस अदर देन पब्लिक कंपनी। पहली बात तो पब्लिक कंपनी नहीं है, दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड विच शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। और टर्नओवर के केस में टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़।
देन उसके बाद में द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट्स आर 4 करोड़ फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड 40 करोड़ फॉर टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स. देन एक देखा था हमने गवर्नमेंट कंपनी. ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जहां पर और सेंट्रल और हाँ परफेक्ट. मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%. देखो अपन ने देखा था मोर देन वन हाफ, वहां पर यहां पर क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर प्लस एक आधी स्टेट गवर्नमेंट या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंटर प्लस मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी कॉम्बिनेशन चलता है. ठीक है. बस गवर्नमेंट का जो है नॉट लेस देन 51%, मतलब एटलीस्ट 51% स्टेक तो होना ही चाहिए. पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब यहां पर क्या होता है? ऑब्वियसली टोटल वोटिंग पावर. अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू किए गए हैं तो. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या था? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब हो सकता है एक शेयर को ज्यादा वोटिंग पावर दे दे या फिर वोटिंग पावर उसकी कम कर दें, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है वैसा. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? और भी हमने जो चीजें थोड़ी बड़ी पढ़ी थी इधर तक, कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क. जस्ट अ क्विक टाइम 2 मिनट्स, आप रिव्यू एक बार कर सकते हैं. ठीक है, चलें आगे. एक अच्छा जाने के आगे जाएं उसके पहले कैपिटल के अपन ने टाइप्स देखे थे. ऑथोराइज्ड, देन सब्सक्राइब्ड, देन इशूड और
कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप। चलो अभी आते हैं नए इस पे। ये देखो सर, आपने अभी अपन ने बात की ये कंपनी एंड एवरीथिंग एंड ये सब। अब ये जो कंपनीज है ना, बेसिकली ऐसी तो कंपनीज बहुत सारी हो सकती है, बरोबर। अब इन कंपनीज को कोई तो चाहिए जो रेगुलेट करता है, कोई तो ट्रैक करता है ये कंपनीज रजिस्टर जहां होती है, या इनके जो मतलब कंप्लायंसेस फाइलिंग होती है, ये किसको करते हैं? डायरेक्टली क्या मोदी जी को सबमिट करेंगे क्या जाके? नहीं। फिर कैसे होगा? देखो ऑब्वियसली अभी जो है सबसे ऊपर, हम गवर्नमेंट की एक हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर मोदी जी हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो जाकर के हर एक कंपनी का ये देखेंगे क्या कि कैसी चल रही भाई कंपनी, क्या चल रही, रजिस्टर किया कि नहीं, क्या कि नहीं, कैसा नहीं, बरोबर। उनके पास में तो पूरा देश है। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, या जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट्स, वो बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्रीज। जैसे कि एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री बोलते हैं। देन फॉरेन अफेयर्स, देन, हाँ मिस्टर जयशंकर, राइट। एक और नहीं क्या, एक मिनिस्ट्री हमारे से सबसे ज्यादा रिलेवेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन इसका मतलब हेड है ये मिनिस्ट्री का, पता है किसी को? निर्मला सीतारमन जी, राइट। शी हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मतलब अल्टीमेटली शी इज द बॉस वी कैन से, और द अल्टीमेट अथॉरिटी, जो कि पूरी कंपनीज के बारे में, सब टैक्स वैक्स तो है ही, बट बाकी सब चीजें भी कंपनीज के बारे में चल रही है नहीं चल रही है, कौन रजिस्टर किया, कैसे है, उनको रूल्स क्या अप्लाई होंगे, ये सब कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अल्टीमेटली इनकी। अब इसमें भी बताओ, ये क्या डायरेक्टली जाकर देख सकती हैं क्या हर एक कंपनीज के बारे में? अब इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है यार, राइट? सबके लिए देख सकती हैं क्या? नहीं। ये जो मतलब यहां पर कोई भी मिनिस्ट्री में, देखो जस्ट एक आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं मतलब बता रहा हूं, कोई भी मिनिस्ट्री में नहीं, क्या जो मिनिस्टर है वो तो है ही, ठीक है, बट मिनिस्टर मतलब यू नो दैट दे मे और दे माइट नॉट हैव, दे मे और दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज और एवरीथिंग, ठीक है। जो मेन एक पर्सन होता है ना कोई भी मिनिस्ट्री में, दैट इज जनरली अ सेक्रेटरी। सर सेक्रेटरी तो नहीं, वो वाले सेक्रेटरी नहीं, नॉर्मल इसमें मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन मिनिस्ट्री में। सेक्रेटरी इज द व्हाट वी कैन से अ मोस्ट पावरफुल पर्सन। हम बैंकिंग की बात करें, ठीक है, बैंकिंग के इसमें जो इसके मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, मतलब सोचो पूरी बैंक्स बेसिकली इंडिया की वो उनके कंट्रोल में, वो जैसा बोलेंगे, जिस बैंक से जब जो डेटा मांगे वैसा करना पड़ेगा बैंक्स को, बरोबर। ऐसे ही हर एक इसमें एक पोस्ट होती है, क्या होती है? सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी के नीचे नहीं, क्या सेक्रेटरी के नीचे होते हैं DGCOA, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट
अफेयर्स, इस मिनिस्ट्री की बात करें तो उसमें देयर आर डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर्स, ये सारी पोजीशन होती है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर जो भी है। इन डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर के नीचे होते हैं आरडीज। आरडीज मतलब रीजनल डायरेक्टर। हर इंडिया के मतलब हर रीजन के लिए कुछ अलग अलग रीजन में जो है रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब डीजीसी और सेक्रेटरी भी पूरे इस पे कैसे करेगा ना, तो हर एक उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया कि भाई हर एक रीजन के अंदर जो है रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड है। एंड देन ये जो रीजनल डायरेक्टर है इनके अंडर एक पर्सन आता है जिसका रेफरेंस हमें बहुत बार बहुत जगह पर आएगा कंपनीज एक्ट में, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन होता है रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार मीन्स a registrar, an additional registrar, joint registrar, a deputy registrar or an assistant registrar having the duty of registering companies and discharging various functions under this under this act. रजिस्ट्रार वो पर्सन है जिसकी ड्यूटी क्या है? रजिस्टरिंग द कंपनीज एंड वेरियस अदर फंक्शंस। कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो कोई कंपनी को, कुछ कंप्लायंस करना हो तो किसको सबमिट करते हैं? वो रजिस्ट्रार को। रजिस्टर करना है तो किसके पास जाते हैं? रजिस्ट्रार के पास में, ठीक है। कौन रजिस्टर करता है? रजिस्ट्रार करता है, ठीक है। रजिस्ट्रार इज अ पर्सन बेसिकली, उसमें वेरियस मतलब अलग अलग नाम है, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि पूरा मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे अपन बात करें तो डायरेक्टली कंपनी से एक्चुअल डील करता है एंड जिसमें कंपनी एंड जिसके बीच में इंटरेक्शन गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन का मेन पॉइंट कौन है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या मेंटेन करता है? वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मीन्स द रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड अंडर दिस एक्ट, जिसमें कि सारी कंपनीज जो है वो रजिस्टर की जाती है, ठीक है। सर ये आरओसी मतलब हर जगह पे रहते क्या? नहीं, हर जगह पर नहीं रहते, मतलब वो बेसिकली रीजनल डायरेक्टर के अंदर भी ना कुछ उसके ऑफिसेस दिए हुए हैं। देखो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, कहां चलते हैं हम? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका मतलब देखिए, जो सीए बनने के बाद में आर्टिकलशिप में भी और इसमें भी नहीं गया, आपको इस साइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली जो मतलब अपने कंपनी से रिलेटेड कुछ अगर कोई काम कुछ कर रहे हैं तो उसमें ये साइट पर बार बार आपको बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा। देर आर वेरियस सर्विसेज, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा 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 अबाउट एक्ट्स एंड रूल्स। सारी एक्ट से जो कंपनीज एक्ट वगैरह भी है ये भी यहाँ पर हमारे पास में सब इन्होंने दी हुई है। इसमें एक सेक्शन है अबाउट MCA, सॉरी उसमें अबाउट MCA के बाद में अबाउट MCA में तो हमारे पास में ये सारी चीजें हैं, मतलब वीडियो, इमेज गैलरी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। एक सेक्शन है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में जाकर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर DGCOA, हमने अभी बात की जिसकी, DGCOA कौन कौन है? डायरेक्टरेट जनरल तो एक है, उसके अंडर कौन कौन है? डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एक्सेट्रा। उसके अंडर रीजनल डायरेक्टर्स, ये देखो, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ ईस्ट, साउदर्न,
दिख रहा है? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 रीजनल डायरेक्टर्स। ऊपर नॉर्दर्न में उनके पास में वो JNK एंड नीचे का ये आ गया नॉर्थ वेस्टर्न में वी गेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वेस्टर्न में सिर्फ महाराष्ट्र है। मेजॉरिटी कंपनीज कहाँ रजिस्टर्ड है पता है आपको? महाराष्ट्र में। आएंगे अपन कभी तो भी उसका भी डेटा पूरा देखेंगे, इसमें अपने को मिलेगा कि मतलब कितनी कंपनीज और कैसी कहाँ क्या है, इसमें ही सब कुछ मिलता है, देखेंगे अपन उसको भी। देन साउथ ईस्ट, साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे सब जो है वो डिवाइड किए गए हैं रीजनल डायरेक्टर्स। एंड ये रीजनल डायरेक्टर्स के बाद में कौन आते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो कितने सारे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, कानपुर, पटना, बरोबर ना? टोटल ROC कितने होंगे रे इंडिया में, क्या लगता? 200 ऑफिस भी दिख रहे क्या वहां पे? There are only and only 25 ROCs and 29 ऑफिसेस। सर ऐसा कैसा? 25 ROC एंड 29 ऑफिसेस? हाँ, क्योंकि देयर आर सर्टेन ऑफिसेस जहां पर एक पर्सन को 2 जगह की ड्यूटी दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड शिलोंग। यकीन नहीं होता क्या तुमको? हट बेटे, देखो सब बताना पड़ता तुमको। गुवाहाटी कौन है रजिस्ट्रार? श्री दीप नारायण चौधरी। शिलोंग की बात करें तो कौन है? अगेन सेम, दीप नारायण चौधरी। ऊपर बात करते हैं हिमाचल, कौन है? मिस कामना शर्मा। चंडीगढ़ की बात करें तो कौन है? सेम, मिस कामना शर्मा। कुछ ऑफिसेस, कुछ प्लेसेस जो है, ऑफिसेस जो है वो शेयर्ड बिटवीन वन ROC, एक ही ROC दोनों ऑफिसेस को देखता है, इसीलिए देयर आर 29 ऑफिसेस बट ROCs आर 25। ठीक है? किसी को अगर ये लिखना हो पूरा हायरार्की एंड अबाउट रजिस्ट्रार, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज लिखना है तो आपके पास यू हैव 2-3 मिनट्स।
ठीक है, ये बाहर की बातें तो हो गई, अब थोड़ा कंपनी के अंदर चलते हैं। बाहर कौन कैसे क्या चला रहा वो तो ठीक है, बट ये कंपनी एग्जैक्टली कौन चलाता है? एक टर्म सुनी होगी आपने, डायरेक्टर, राइट? डायरेक्टर, डायरेक्टर का हमारे पास में कुछ दिया हुआ है क्या? देखते हैं, ए बी सी डी 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 डी। डायरेक्टर, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, बस इतना ही दिया हुआ है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, मतलब एक नहीं, देयर इज अ बोर्ड, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पर देयर कैन बी मोर देन वन डायरेक्टर्स। क्या करते हैं डायरेक्टर? डायरेक्टर बेसिकली वो पर्सन है sorry just a second, ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे सब क्लियर है? ओके चलिए, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर बेसिकली वो पर्सन है जो कंपनी चलाते हैं, कंपनी के लिए डिसीजन, एकदम लेमैन टर्म्स में बात कर रहे हैं अपन, डिटेल्स में कुछ नहीं वो पर्सन जो कि कंपनी चलाते हैं, कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं एंड पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दोज आर द पर्संस विच वी से डायरेक्टर्स। ठीक है, तो सर ये मतलब एक डायरेक्टर जो एक अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट अथॉरिटी है क्या? नहीं, डायरेक्टर में नहीं, क्या एक और टर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर कहां दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज 54। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु by virtue of the articles of company or an agreement with the company or resolution passed in its general meeting or by its board of directors is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company। ऐसा कोई डायरेक्टर जो बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में ही मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो रहते हैं उसी में मेंशन किया है, या फिर कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में कोई रेजोल्यूशन पास किया है, डिसाइड किया है, जिससे कि एक किसी पर्सन को दिया है स्पेशल या सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, दैट पर्सन इज मैनेजिंग डायरेक्टर and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। ठीक है,
मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर्स का भी, यू कैन से एकदम मतलब लेमैन इसमें समझना हो तो डायरेक्टर्स का मुखिया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग अपन ने क्या, एक काम करते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं एक। किसकी है ये? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस फॉर ऑल। मोटा भाई मुकेश डी अंबानी। क्या लिखा हुआ है यहां पर? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेन पर्सन जो है, बरोबर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी इनके अंडर नहीं गया, देयर आर फर्दर मेनी डायरेक्टर्स। देखो यहां पर डायरेक्टर की भी अपने को कहीं ना कहीं लिस्ट तो मिलेगी। किधर गया रे भाई, किधर गया, किधर गया, किधर गया? किधर गया, किधर गया, किधर गया रे? ये ढूंढता है अपना इसमें, जब तक अपन दूसरे एक की देखते हैं। टाटाज, आर एंड टाटा, चेयरमैन एमेरिटस। चेयरमैन एमेरिटस मतलब, एमेरिटस मतलब चेयरमैन एमेरिटस मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जो मतलब पहले वो पोजीशन होल्ड करता था, अब रिटायर हो गया, बट स्टिल एज अ गेस्ट चेयर, उसके मतलब लेगेसी ऐसी है कि उसको स्टिल दे कॉल हिम बाय दिस डेजिग्नेशन, ठीक है। एमेरिटस मतलब वो रिटायर हो गए भले ही, बट फिर भी जस्ट एज अ गेस्चर, एज अ रिस्पेक्ट, वो पर्सन ने मतलब एक उसकी लेगेसी है, इसीलिए उसको वो डेजिग्नेशन अभी भी दिया हुआ है। यहां पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एन चंद्रशेखरन, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, अजय पिरामल, हरीश मनवानी, लियो पुरी, अनीता जॉर्ज, राफ सेठ, भास्कर भट्ट, सौरभ अग्रवाल, एक्सेट्रा, बरोबर। ऐसे देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक्सेट्रा। सर इसमें लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर तो कहीं पे दिख रहा ही नहीं, मतलब ये कंपनी फिर कैसे चल रही? देखो मैनेजिंग डायरेक्टर ये पोजीशन हर बार होना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये पोजीशन होना हर बार जरूरी नहीं है। देयर कैन और कैन नॉट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स वगैरह है जिससे कि दे कैन डेजिग्नेट डायरेक्टली जो एक लीडर है या ऐसा पर्सन है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर हर एक इसमें होना ही ये जरूरी नहीं है, ठीक है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सर टाटा तो लिस्टेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड ये कहां से आ गया? और अब बाहर ये पता है कि नहीं किसी को?
टाटा की बहुत सारी कंपनीज है जो कि पब्लिक कंपनीज है, लिस्टेड भी है, पर इन सब की जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो इन सब की क्या है, होल्डिंग कंपनी है। देखो कितना खतरनाक, मतलब एकदम सोच साच के मैनेजमेंट सब लोग करके रखते हैं, बरोबर ना। ओके, इसने ढूंढा क्या भाई? अरे बाप रे, बहुत सारी जगह पर है। ठीक है, जैसे अपन ने उसमें देखा ना, वैसे ही मतलब बेसिकली देयर आर मल्टीपल डायरेक्टर्स। अभी फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पावर टू डू administrative acts of routine nature where so authorized by the board, such as power to affix common seal, to draw endorse check, draw and endorse negotiable instruments, sign any certificate, shall not be deemed to be included within the substantial power of the management. क्या बोल रहे हो? For purpose of this clause, power to do administrative acts of a routine nature where so authorized by the board, such as power to affix, endorse, etc., shall not be deemed to be included within the substantial powers of the management. ये सारी पावर्स, अफिक्स करना कॉमन सील, टू ड्रॉ और एंडोर्स द चेक, ड्रॉ और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टू साइन एनी सर्टिफिकेट्स, दीज आर नॉट सब्सटेंशियल पावर्स, shall not be deemed to be included within the substantial powers. These are different. ठीक है? For any individual to be called as managing director, an individual shall first be a director duly appointed by the company under provisions. This also implies that an individual who is not a director cannot be appointed as managing director of that company. Obviously, managing director होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर, तभी वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हो सकता है। ठीक है, अभी यहां पर टाटा के इसमें हमने एक टर्म देखी थी, चेयरमैन। ठीक है, तो सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेम ही है क्या? नहीं, चेयरमैन देखो ये जो टर्म है ना, ये कंपनीज एक्ट में कहीं पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चेयरमैन ये टर्म, बट जनरली कंपनीज नहीं, क्या मतलब अपना जो लीडर है या मेन पर्सन है उसको अपॉइंट करने के लिए दे कैन हैव देयर टर्म्स, दे कैन हैव देयर आर्टिकल्स अकॉर्डिंगली ड्राफ्टेड, कि वो एक मतलब डेजिग्नेशन जो है टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन वैसा वो बना सकती है। कंपनीज एक्ट में एक ये है टर्म हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, देन वी हैव चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन नहीं, वी हैव मैनेजर। मैनेजर किधर गया रे? मैनेजर क्या बोलता है? मैनेजर means an individual who, subject to the superintendent's control and direction of the board, has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company and includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under a contract of service or not. क्या है उसका?
मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज अ मैनेजर। ठीक है, अब वो कैसे किस अथॉरिटी को क्या नाम से डेजिग्नेट करते हैं, दैट इज देयर डिफरेंट मैटर। ठीक है, ऐसे ही देखो अपन इसमें एक और रिपोर्ट देखते हैं। अडानी जी की। मिस्टर गौतम अडानी क्या है सबसे पहले? चेयरमैन, बरोबर, चेयरमैन। देन देर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो, मिस्टर राजेश अडानी। एंड देन उसके बाद में डायरेक्टर, देन यू हैव इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, ऐसे वेरियस डायरेक्टर्स आर देयर। सर इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या है? देखो डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर के बारे में या डायरेक्टर क्या है, ये सिर्फ हमको यहां पर इंटर लेवल पे, डायरेक्टर्स का पूरा नहीं, क्या एक अलग अपनी दुनिया है। इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, उसकी अपॉइंटमेंट लिमिट्स, बहुत बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंप्लायंसेस है। ये सब चीजें भी हमारे एक्ट में दी हुई है। कहां दी हुई है हमारे पास? थैंकफुली इंटर लेवल पर वो डायरेक्टर्स का जो है टॉपिक हमारे पास में नहीं है। कहां है वो? फाइनल लेवल पर। बरोबर, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का रोटेशन, वो कब कब अपॉइंट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ कितने हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की क्या होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव की क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट, ये सब 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 एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन एट योर फाइनल लेवल। ओके, एक जस्ट आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, जस्ट लेमैन लैंग्वेज में, इंडिपेंडेंट मतलब जो कि मतलब थोड़ा बाहर का है, इंडिपेंडेंटली जो है वो कंपनीज के लिए बाहर से आके डिसीजन लेता है। नॉन इंडिपेंडेंट मतलब कौन होता है? जो कंपनी का इंटरनल है थोड़ा सा काइंड ऑफ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में, पॉलिसीज में थोड़ा इन्वॉल्व होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो कि मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व डायरेक्टली डे टू डे मैनेजमेंट में या पॉलिसीज में, एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट जस्ट एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बोर्ड मीटिंग में आके थोड़ा बहुत जो है अपना काम करता है। ठीक है, ओके, चलिए एक बार इसको क्विकली रिव्यू करेंगे सब लोग, एंड वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अराउंड 10-12 मिनट्स, देन वी विल रेज्यूम।
ओके, चलिए शुरू करें। क्या बात कर रहे थे हम? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन इज नॉट डिफाइंड, पर ये की मैनेजरियल पर्सन जो है इन सब के बारे में क्या बोला मैंने अभी? की मैनेजरियल पर्सन। ये जो टर्म है ना की मैनेजरियल पर्सन और केएमपी, ये टर्म भी एक्चुअली हमारे एक्ट में डिफाइंड है। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है? की मैनेजरियल पर्सन इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। बरोबर? मतलब या तो सीईओ या फिर एमडी या मैनेजर और द कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, such other officer not more than one level below the directors who is in whole time employment designated as key managerial person by the board। की मैनेजरियल पर्सन मतलब क्या होता है एकदम बेसिक लेमन टर्म्स में, कि जो हु आर अ की टू मैनेजमेंट, बेसिकली उनके बिना काम ज्यादा चलेगा नहीं, वो एकदम मतलब टॉप लेवल्स पे मतलब जो है वो लोग हैं जिनके वजह से मतलब जो हु बेसिकली ओवरसीज द होल फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। They are key for the company, इसलिए they are called key managerial persons और such other officers as may be prescribed, या ऐसे और कोई ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। However, till now no other officer has been prescribed। अभी सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ये तो ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो बेसिकली जैसे सेक्रेटरी पर्सन का होता है वैसे ही कंपनी का भी होता है, बट ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये भी पर्सन, और कोई ऑफिसर जो डायरेक्टर के एक लेवल नीचे तक है बस, नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज की मैनेजरियल पर्सन। ऐसा कोई पर्सन भी केएमपी है जो डायरेक्टर के एक लेवल नीचे है एंड ही इज डेजिग्नेटेड एज द की मैनेजरियल पर्सन एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये केएमपी की मैनेजरियल पर्सन जो है ना, इसका भी हमारे पास में मतलब बहुत जगह जो है रेफरेंस आने वाला है। ठीक है, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सब लोग एंड की मैनेजरियल पर्सन, ये क्यों दिए हैं हम सबको? देखो, कभी भी कंपनी इसका नहीं क्या, कभी कुछ गलती होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली जहां पर भी मतलब ऐसी पनिशमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ना, वहां पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा है कि द डायरेक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल और द की मैनेजरियल पर्सन, या ऐसे रेफरेंसेस, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, ये भी जानना जरूरी है। या फिर ऐसा कहीं पर दिया है कि की मैनेजरियल पर्सन ने वहां पर साइन करना चाहिए, तो की मैनेजरियल पर्सन में आता कौन कौन है ये जानना जरूरी है ना, बरोबर? ऐसे ही इसी रेफरेंस में एक और टर्म है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी के बारे में नहीं क्या, बहुत सारे कंप्लायंसेस, रूल्स, कायदे कानून दिए हैं। ठीक है, अब अगर कंपनी की कहीं पर गलती हो गई, किसी एक प्रोविजन में कुछ ऐसा कुछ करने में जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, वहां पर गलती हो गई, ठीक है, किसको पकड़ेंगे फिर हम? किसको पकड़ेंगे? कंपनी में तो सबको ही बोल देगा अरे उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, बरोबर? तो वहां पर नहीं क्या, एक टर्म है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो ऑफिसर की गलती है। ठीक है, क्या होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट
फॉर द पर्पज ऑफ, सबसे पहले तो ऑफिसर क्या होता है? ऑफिसर इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर और की मैनेजरियल पर्सन और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब ऑफिसर में डायरेक्टर भी आ गए, मैनेजर भी आ गए, की मैनेजरियल पर्सन जो अपन देखे थे वो सब भी आ गए, या और भी कोई पर्सन अगर बोला होगा जो मतलब ऐसा कोई है कि डायरेक्टर की बातें सुन के, मतलब डायरेक्टर बेसिकली उनके हिसाब से काम करते हैं, तो वो भी ऑफिसर में आ गए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोविजन इन दिस एक्ट विच एनैक्ट्स दैट an officer of the company who is in default shall be liable for a penalty or punishment by way of imprisonment or fine or otherwise। कहीं पर भी जहां पर मतलब प्रोविजंस दी हुई है, रूल्स दिए हुए हैं, वहां पर हमको नहीं, क्या हर जगह पर ऐसा भी दिया हुआ है अगर इसको कंप्लाई करने में, ये रूल फॉलो करने में गलती हुई तो every person who is in, every officer who is in default shall be liable to a penalty of this rupees, say 10,000 rupees, और imprisonment of up to 1 year और with both। ठीक है, ऐसी जैसी पनिशमेंट पेनल्टी दी हुई है। अभी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसमें क्या मतलब है? मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, इनमें से कोई भी फॉलोइंग ऑफिसर्स जो है, ये सब क्या है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। कौन कौन? होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजेरियल पर्सन वेयर देयर इज नो की मैनेजेरियल पर्सन, अगर कोई की मैनेजेरियल पर्सन नहीं है, ठीक है, वो ये जो है अपने सीईओ सीएफओ अगर कोई नहीं है या कोई की मैनेजेरियल पर्सन करके डेजिग्नेटेड नहीं है, तो सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ एंड हु हैज और हैज गिवन हिज कंसेंट इन राइटिंग to the board to such specification or all of the directors if no directors is so specified। अगर कोई डायरेक्टर को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, ऐसा ये स्पेशल मतलब होल टाइम मतलब कोई स्पेशल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन ये है स्पेसिफिक, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है तो वो डायरेक्टर। अगर ऐसा उन्होंने डायरेक्टर ने नहीं किया कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो सबके सब रिस्पॉन्सिबल, बरोबर। देन all of the directors if no such director is so specified, or any person who under the immediate authority of the board or any key managerial person is charged with any responsibility including maintenance, filing or distribution of accounts or records, authorizes actively, participates in, knowingly permits or knowingly fails to take active steps to prevent any default। वापस एक बार पढ़ेंगे सब लोग। समझा क्या बोल रहे हो? एनी पर्सन हु अंडर इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड or any key managerial person is charged with any responsibility including maintenance, filing or distribution of accounts, records, authorizes, actively participates, knowingly permits or knowingly fails to take active steps to prevent any default। अगर कोई पर्सन एक्टिवली चार्ज है उस ड्यूटी के बारे में, या फिर मेंटेनेंस के लिए, फाइलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और एक्टिवली अगर वो पार्टिसिपेट करता है, नोइंगली परमिट करता है, नोइंगली फेल होता है कुछ उस स्पेसिफिक मैटर के बारे में डिफॉल्ट प्रिवेंट करने के लिए, तो वो पर्सन भी क्या माना जाएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। Any person in accordance with whose advice, direction or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनके हिसाब से, जिनके बोलने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो है वो एक्ट करते हैं, जिसकी सुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं, तो वो पर्सन भी माना जा सकता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, बट यहां पर एक चीज है, अब कंपनीज के प्रोफेशनल्स भी नहीं क्या बहुत सारे हायर्ड रहते हैं, जैसे लीगल मैटर्स के लिए लॉयर्स वगैरह हायर्ड रहते हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल मैटर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। अब ये लोग जो उनको बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में बोलते हैं। ठीक है, कौन सी कैपेसिटी में? प्रोफेशनल कैपेसिटी में। इस केस में वो लोग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट होल्ड नहीं किए जा सकते अदर देन अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस टू द बोर्ड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, देन और कौन माना जा सकता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रावेंशन of the provisions who is aware of such contravention by virtue of the receipt by him of any proceedings of the board or participation in such proceedings without objecting to the same, or where such contravention has taken place with the consent or his connivance. connivance मतलब उसके सपोर्ट से। ऐसा कोई डायरेक्टर जो कि जिसको बेसिकली पता था ये हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अपन गलत कर रहे हैं, एंड उसने वो होने दिया। ठीक है, या फिर who is aware of such contravention by virtue of receipt of him proceedings, जो उसको पता है मतलब ये गलत हो रहा है पर फिर भी उसने कॉन्ट्रावेंशन रोकने के लिए कुछ किया नहीं, without objecting the same, or where such contravention has taken place in his consent or connivance, उसके नॉलेज में होकर, उसके कंसेंट से या कॉनिवेंस से अगर वो जो है कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो वो डायरेक्टर भी क्या रिस्पॉन्सिबल और या ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर टू द इश्यू और ट्रांसफर। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी इसमें शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर टू द इश्यू और ट्रांसफर, इससे रिलेटेड ये लोग जो है वो भी माने जा सकते हैं कौन? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, एकदम बेसिक इसमें अगर अपन देखें ना, मतलब एकदम डिटेल में जाए बिना, तो बेसिकली जो पर्सन मतलब इंचार्ज है उसके लिए, या जिसको पता है ये गलत हो रहा है उसने रोका नहीं, या जिसके कंसेंट या कॉनिवेंस से अगर हुआ है, या उस स्पेसिफिक मैटर पे जो पर्सन है, या की मैनेजरियल पर्सन जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या फिर अगर की मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो बोर्ड ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो पर्सन, बोर्ड ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एक बार एग्जाम्पल 7 पढ़ेंगे सब लोग। In a company, a default was committed with respect to allotment of shares by the officers. In company, there were no managing director, no whole-time director, manager, secretary, person charged by board with responsibility of complying, and neither any director or director specified by the board. वहां पर ना तो कोई होल टाइम डायरेक्टर मतलब ऐसा डेजिग्नेटेड था, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी डेजिग्नेटेड नहीं था, मैनेजर भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं, कोई की मैनेजरियल पर्सन उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं था। ठीक है, बट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में डिफॉल्ट हो गया। अब किसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे? फिर सब डायरेक्टर्स को। तुमने कोई स्पेसिफिक पर्सन बताया नहीं ना, तुमने होशियारी की ना फुकट की, आओ सब के सब अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी
may be treated as officers in default. ठीक है. ओके. किसी को कुछ लिखना हो तो जस्ट 2-3 मिनट्स. ठीक है. सर ये ऊपर के लोग तो हो गए डायरेक्टर वगैरह. ठीक है. नीचे के लोग स्पेसिफिक मेंबर्स की अपन ने बहुत जगह रेफरेंस देखी थी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेंबर्स के बारे में बताओ सर. मेंबर कौन होता है वो भी देख लेते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 55. Member in relation to a company means the subscriber to the memorandum of the company who shall be deemed to have agreed to become a member of the company and on its registration shall be entered as a member in its register of members. ऐसा कोई पर्सन जिसने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है. मेमोरेंडम मतलब जब कंपनी बनी है तभी उसने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम को एंड रजिस्ट्रेशन से वो जो है ही हैज बीन एंटर्ड, हिज नेम हैज बीन एंटर्ड एज अ मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. दूसरा, every other person who agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in the register of members of the company. जो भी पर्सन, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिसने क्या किया है, अग्री किया है राइटिंग में टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. ठीक है.
बट सर हम लोग जो मतलब ये सब देखते हैं इक्विटी मार्केट में, ये सब खरीदना लेना, वो तो ऑनलाइन होता है सब, फिर वहां पे कैसा? उसके लिए थर्ड है, every person holding shares of the company and whose name is entered as a beneficial owner in the records of depository. देखो आजकल जो शेयर्स है ना, बेसिकली दे आर इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। डीमैट पता है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, पढ़ा था अपन ने बचपन में, बचपन मतलब आपके 11th-12th में पढ़ा होगा, बरोबर। ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं, क्या जो है शेयर्स, अब कंपनी देखो, कंपनी जो है अब शेयर्स के तो लेवा बेची जो है वो हर सेकंड में होती है, ठीक है। बेच दिया, खरीद लिया, ये किया, वो किया, दिन भर में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। कंपनी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर थोड़ी बदलते रहेगी ना, बरोबर। तो इसीलिए क्या बोला गया है, एवरी पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर्स एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। जो शेयर्स है ना बेसिकली डीमैट वाले, वो किसके पास में रहते हैं? एक्चुअली वो रहते हैं एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ये कौन होता है? ये वो है जो कि ऑनलाइन बेसिकली जो हम देखते हैं, करते हैं सबने, एज अ कस्टोडियन हमारे लिए शेयर्स हमारे नाम में होल्ड करता है, ठीक है। शेयर्स हमारे नाम पर, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए होल्ड करता है। मतलब ये जो होल्ड कर रहा है ये कौन हो गया? कस्टोडियन। एंड जिसके लिए होल्ड कर रहा है, एक्चुअली जिसने खरीदा है, वो कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर। जो भी मतलब एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जो भी पर्सन का नाम अपने इसमें एज अ बेनिफिशियल ओनर रखता है, वो पर्सन भी क्या है? मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तीन देखे अपन ने, पहला जिसने सब्सक्राइब किया है काय को? मेमोरेंडम को। दूसरा जिसने अग्री किया है इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। एंड तीसरा होल्डिंग द शेयर्स एज अ मतलब एंड जिसका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी के पास में है, ठीक है। बेसिकली जो अपन ऑनलाइन करते हैं वो दिस इज बेसिकली अ टेक्निकल डेफिनेशन मेंबर की क्या होती है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत देर से हमने नहीं किया, कुछ लिखा नहीं है, निकालिए कॉपी पेन। Discuss, question is discuss about the short title, extent and applicability। क्या के बारे में? short title, extent and applicability of Companies Act 2013। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट डे का टॉपिक हमारा याद है ना सबको? चलिए, यू गॉट 5-6 मिनट्स अराउंड, लिखिए।
Let me know once done. हुआ क्या? क्या होगा आंसर? देखो यहां पर सब लोगों को आई बिलीव मतलब टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी, इसमें कॉन्सेप्ट में तो कोई मतलब प्रॉब्लम होगा नहीं। सब सॉरी, सबको पता है टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट। सबको पता है एक्सटेंट, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। तीसरा एप्लीकेबिलिटी, सबको पता है एप्लीकेबिलिटी जो अपन ने डिस्कस की थी, कौन सी, कंपनीज जो इंडिया में मतलब इनकॉर्पोरेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, प्लस जो स्पेशल कंपनीज है उनको भी अप्लाई होता है, बट अगर कहीं पर डिफरेंस है तो उनको वो स्पेसिफिक एक्ट उनका अप्लाई होता है। सबको समझता है, सबको पता है। बात है यहां पर लिखने की, ठीक है। हम मतलब उसको लीगल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, ये मैटर करता है आपके पास होने और ना पास होने में, ठीक है। आपको एक चीज समझ ली, समझना सिर्फ, जब मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसको समझ करके एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है, दैट्स व्हाट मैटर्स। बरोबर। आपको बार बार जब तक नहीं आता, एक बार देखना पड़ेगा अपन ने लिखा फिर नहीं, मतलब कहाँ डिफरेंस है, कोई चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तो मिस नहीं कर दी अपन ने। कॉन्सेप्चुअली अगर सब कुछ सही है तो क्या अपनी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज मैच कर रही है, क्या अपना आंसर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इन द सेंस मतलब वो लैंग्वेज आ पा रही है, टेक्निकल वर्ड्स आ पा रहे हैं, ठीक है। एक बार खुद ही आप कंपेयर कीजिए, एक बार क्विकली जस्ट रिव्यू करिए यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अपने आंसर को, क्विकली 1-2 मिनट्स। आ रहा है समझ में डिफरेंस? शॉर्ट टाइटल सबने लिख दिया होगा। द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। फर्दर दिस सेक्शन डील्स विद एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इट सेज एक्ट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अगर किसी ने इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर ऐसा कुछ लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। इट इंक्लूड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया बाय डिफॉल्ट नाउ इंक्लूड्स ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर।
एप्लीकेबिलिटी, पहला पॉइंट, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ओनली अंडर दिस एक्ट ऐसा लिख दिया तो डिफरेंट है। देन उन्होंने क्या 5 पॉइंट्स में अलग अलग और एक्सप्लेन किया है। इट अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। बैंकिंग कंपनीज except in so far inconsistent with the provisions of Banking Regulation Act, or companies engaged in supply of electricity except in so far said provisions are inconsistent with the Electricity Act 2003. Any other company governed by any special act for the time being in force where the provisions are inconsistent except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of such special act, or lastly such body corporate incorporated by any act for the time being in force as central government by notification specify in this behalf, ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फार यही हमको ध्यान में नहीं आता कि कैसे लिखना, क्या लिखना, बरोबर। देखो मैं नहीं बोल रहा कि पहले दिन से ही आपको एकदम 100% एकदम अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, बट दिस इज अ बेसिकली ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। और इसके लिए बार बार लगातार हमको नहीं क्या कंटिन्यूस उसको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, बार बार दिखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस अभी करोगे उतना ज़्यादा आपको बाद में तकलीफें कम होंगी, ठीक है। एक पर्सन ने जिसने लिखा है, दोनों को कॉन्सेप्ट पता है, एक ने लिखा है उस लैंग्वेज में जिसने आपने आज लिखा है और एक ने लिखा है ये टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। बताइए ICAI किसको ज़्यादा मार्क्स देगी, बरोबर, दूसरे पर्सन को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके टेक्निकल वर्डिंग्स, आपके मतलब जो ये है एक्चुअल आपका लिखने का तरीका, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्सेप्ट तो है ही, मतलब इसका मतलब अपन ये नहीं बोल रहे कॉन्सेप्ट छोड़ देने का, क्या कॉन्सेप्ट, अरे कॉन्सेप्ट के बिना तो क्या ही लिखेंगे, कॉन्सेप्ट तो है ही, बट सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, ओके, कूल। किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं वैसा लिखा तो भी मतलब चलेगा, बट बेसिकली मतलब आपको जो उसमें मतलब हमारे एक्ट के हिसाब से दिया हुआ है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। एग्जैक्टली यस। वो भी सही है, वो भी सही है, राइट। ठीक है, यस। ओके चलिए, एक और क्वेश्चन लिखे क्या छोटा सा, एक और। मैं वही देख रहा था कि आपको एग्जैक्टली क्या अभी अपन लिख सकते हैं। subsidiary company, what do you mean by subsidiary company? Quickly, 5 minutes.
चलिए लास्ट 2 मिनट्स। ठीक है, घर पर जाकर आपका टास्क क्या है, एक बार आप कंपेयर करेंगे दोनों जो अपन ने क्वेश्चन लिखे एंड एक बार देख करके उसको वापस से लिखेंगे। ठीक है, विदाउट फेल सब लोग लिखेंगे। ओके, आज के लिए रुकते हैं एंड कल मोस्टली अपना ये चैप्टर जो है पहला वाला अपन कंप्लीट कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।